Hi everybody, welcome to the channel Mind Maps Education. Today the chapter will be Biodiversity and Conservation, chapter 15 from class 12th NCERT Biology. This chapter we are going to study about biodiversity and conservation. So इसके अलावा हम इस chapter में और क्या क्या चीज़ें complete करने वाले हैं या go through होने वाले हैं is that what is biodiversity, next that why there is a need to conserve our biodiversity, plus the main question, does a threat on biodiversity anyways affect us or the human population or any population जो हम एक दूसरे से interact कर रहे हैं. Okay, so let's start the chapter. बायोडाइवर्सिटी का जो वर्ड है वो पॉपुलराइज किया था एडवर्ड विल्सन ने, जो कि एक सोशियो बायोलॉजिस्ट थे. ठीक है. उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी जो हम देखते हैं, मतलब अपने आसपास देखते हैं, वो एक हेट्रोजिनिटी हो जाती है जो एग्जिस्ट करती है नॉट ओनली एट द स्पीशीज लेवल बट एट ऑल द लेवल्स ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. इसका मतलब कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस बोले तो कि वो रेंज कर सकती है मैक्रो मॉलिक्यूल्स विद इन सेल्स टू बायोम्स, मतलब इधर से इधर तक टू द मेजर पोर्शन, और हम कह सकते हैं बायोम्स तक. ठीक है. अब इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि जैसे एक होता है हमारा जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, हम बात कर रहे हैं लेवल्स ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की. ठीक है. जो सारी चीज़ें कंबाइन अप करके हम बोलते हैं कि बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है. तो पहला होता है हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी. सो यहाँ पे क्या होता है, जो एक कोई भी एक सिंगल स्पीशी है वो it can show a high diversity at the genetic level over its distributional range, मतलब कि उस रेंज में जहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पर वो हाई डाइवर्सिटी या हेट्रोजिनिटी शो कर सकती है. जैसे कि कहने को आ जाता है कि चावल, राइस, बट इन इंडिया में ही कम से कम भी 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं राइस के. वैसे ही 1,000 वेराइटी, मतलब कि 1,000 वेराइटीज़ ऑफ मैंगोज एग्जिस्ट करते हैं. सो ये हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी ही तो कहलाएगी. उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एक मेडिसिनल प्लांट होता है हमारा जो हिमालयन की रेंजेस में पाया जाता है. इसकी भी डिफरेंट स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज और द डिस्ट्रीब्यूशनल एरिया. इस प्लांट का नाम है रोफोल्विया वोमिटोरिया और ये एक स्पेशल एक्टिव केमिकल रिलीज़ करता है जिसका नाम है रेसरपाइन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज स्पीशीज़ डाइवर्सिटी. स्पीशीज़ डाइवर्सिटीज़ बोले तो कि स्पीशीज़ की जो डाइवर्सिटी है किसी भी लेवल पे वो डिफरेंट हो सकती है, वेरी कर सकती है. जैसे कि इंडिया में ही जो वेस्टर्न घाट्स हो जाते हैं हमारे वेस्टर्न घाट्स हो जाते हैं वो ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज़ रखेंगे या ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी रखेंगे इन दी कंपैरिजन ऑफ व्हाट ईस्टर्न घाट्स. ठीक है. नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. सो इकोसिस्टम लेवल पर अगर हम देखें तो जैसे इंडिया का इकोसिस्टम हम देखें, वॉट एवर इट सेज दैट डिजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, एस्चुरीज, एल्पाइन मेडोज, ये सब ग्रेटर इकोसिस्टम दिखाते हैं अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम द कंट्री ऑफ नॉर्वे. तो ये हमारा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो जाता है. अब बात आती है कि अर्थ पे या स्पेसिफिकली इंडिया में जानना चाहें तो कितनी स्पीशीज़ हैं. The thing is कि it's not easy to evaluate or to calculate or to have a proper numerical data on the species that exist even on earth or on India. There are so lakhs and crores of species which are yet to be discovered and they are waiting to be named अंडर IUCN लिस्ट. तो 2004 का जो हमारा डेटा है अकॉर्डिंग टू IUCN, जो कि कहता है कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ जो हैं जो अब तक हम पहचान पाए हैं, जो डिस्क्राइब कर पाए हैं, दिस इज़ 1.5 मिलियन. पर हम जैसे अभी कहा कि इतने सारे टैक्सोनॉमिक ग्रुप है जो अभी तक भी डिस्कवर नहीं हुए हैं, तो ऑफकोर्स इसका मतलब ये हो जाता है कि वो हमने कैलकुलेशन में ऐड नहीं करे हैं. तो एक रफ आइडिया या स्टेटिस्टिक्स के थ्रू और साइंटिफिकली अगर हम कुछ टोटल अप कर सकें, इस चीज़ को सम अप कर सकें, तो रॉबर्ट मे ने बताया कि ग्लोबल स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी कम से कम भी 7 मिलियंस के आसपास हो सकती है. इफ़ वी टॉक अबाउट अवेलेबल स्पीशीज़ इन्वेंटरीज, अर्थ की बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम से कम भी अगर हम देखें तो इट नॉर्मली कंप्राइजेज अप टू, जैसे कि 70% हमारे एनिमल्स हो जाएंगे और मोर देन 22% हमारे प्लांट्स हो जाएंगे. तो प्लांट्स में कौन कौन चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, लाइक एल्गे, फंगी, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. अब इस एनिमल्स में से भी कम से कम भी
70% हमारे इंसेक्ट रिच होता है ये हमारा टैब्यूलेटेड फॉर्म, ठीक है। आप देख रहे होगे ये हमारे इंसेक्ट का कम से कम भी 70% जो है वो इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लानट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया और एनी कंट्री इन स्पेसिफिक, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल प्लानट और द अर्थ। सो एवरी आउट ऑफ एवरी 10 प्लानट्स ऑन दिस प्लानट 7 आर इंसेक्ट्स। तो इतनी ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन है या इनकी डाइवर्सिटी हम कह सकते हैं वो है, ठीक है। नेक्स्ट इज जो हमारा फंगी स्पीशीज़ है, हम एक मिनट, ओके जो हमारी फंगी स्पीशीज़ है अगर हम उसको कैलकुलेट करना चाहें या एक उसको एक वो देना चाहें, न्यूमेरिकल वैल्यू देना चाहें, तो इट सेज कि ये कम से कम भी वर्ल्ड में मोर देन द कंबाइंड टोटल स्पीशीज़ ऑफ फिशेस, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, इन सब से अगर हम मिलाएं ना तो इन सब से भी ज़्यादा बनती है हमारी फंगी की स्पीशीज़। तो इनकी इतनी डाइवर्सिटी है। द थिंग इज़ कि हमने यहाँ पर प्रोकैरियोट्स को ऐड नहीं किया, ठीक है। वी हैव नॉट एस्टिमेटेड और वी हैव नॉट गिवन एनी फिगर्स फॉर प्रोकैरियोट्स। वाई? बिकॉज बायोलॉजिस्ट आर जनरली नॉट श्योर दैट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज़ देयर माइट बी, ठीक है। और दूसरा एक और प्रॉब्लम वो ये है कि जो हमारे कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड्स हैं जिनसे भी हम अपने कैलकुलेट करते हैं या ओवर अ डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज हम पता करते हैं कि कितनी स्पीशीज़ हो सकती है, वो हम नहीं पता कर सकते हैं। वाई? बिकॉज ये जो है ये हमारी माइक्रोबियल स्पीशीज़ हैं और दे आर नॉट सूटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग दीज थिंग्स। व्हाट आर नॉट सूटेबल? द टैक्सोनॉमिक मेथड, द कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड, प्लस there are many species which are simply not culturable under laboratory conditions. So of course this becomes tough, or this becomes somewhat a tough task for biologists to estimate the figure for prokaryotes. Next is जो इंडिया है, इंडिया एटलीस्ट इंडिया जो है वो 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया को कंप्राइज करती है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में से इंडिया 2.4% का लैंड कंप्राइज करती है, मगर बात यह है कि उसकी जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है इट इम्प्रेसिवली कंक्लूड्स टू 8.1%। सो आप देख रहे हो सिर्फ 2.4% ऑफ द लैंड एरिया से वो 8.1% का स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट कर रही है हमारी ओवरऑल मतलब बायोडाइवर्सिटी में, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में। सो दिस मेक्स इंडिया वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सो 12 मेगा डाइवर्सिटी में से एक अपनी इंडिया भी इसमें आ जाती है। अब हम देखेंगे पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा स्पीशीज़ का ये किस तरीके से किन चीज़ों पे बेस्ड है। तो सबसे पहला आता है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी हमारी डाइवर्सिटी है, चाहे प्लांट्स की हो चाहे एनिमल्स की हो, वो यूनिफॉर्म नहीं रहती थ्रू आउट द वर्ल्ड। हमें भी पता है कुछ एरिया में ज़्यादा स्पीशीज़ होती हैं, कुछ बिल्कुल बैरन पड़े रहते हैं, कुछ अबैंडन्ड हैं, कहीं से एक्सटिंक्शन हो चुका है, कुछ वल्नरेबल हैं। सो उस हिसाब से इट्स एंड ऑल्सो इट्स रादर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सो जो स्पीशीज़ की जो डाइवर्सिटी है, सपोज दिस इज़ अर्थ एंड दिस इज़ द इक्वेटर, तो जो स्पीशीज़ की जो डाइवर्सिटी है अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते रहेंगे तो हमारी डाइवर्सिटी है वो डिक्रीज़ होती जाएगी, राइट, वो हमारी डिक्रीज़ होती जाएगी। तो उसी तरफ से अगर हम एग्जांपल देखें, जो कोलंबिया है जो इक्वेटर से जस्ट पास में लोकेटेड है, वहाँ पर 1400 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड है, और जो न्यूयॉर्क है जो कि 41 डिग्री नॉर्थ पे है, वहाँ पे 105 स्पीशीज़ हैं। ग्रीनलैंड जो कि 71, जो कि इस तरफ थोड़ा पड़ेगा, 71 डिग्री नॉर्थ पे है, वो उस पर सिर्फ 56 स्पीशीज़ है, ठीक है। अब जो इंडिया है इसका जो मच ऑफ इट्स लैंड है वो पड़ता है ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में, तो वहाँ पे वी हैव 1200 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड, राइट। उसमें से एक और चीज़ आती है वो है हमारी अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका। सो जो हमारा साउथ अमेरिका का जो अमेजोनियन फॉरेस्ट है जो कि ट्रॉपिकल इन नेचर है, इट हैज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ कंप्राइजिंग दीज मैनी फिशेज, बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट दिस ट्रॉपिकल एरिया और द ट्रॉपिकल रीजन जो इंक्रीज कर रहा है या जो इतना फेवरेबल है फॉर मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। फर्स्ट इज़ स्पेसिएशन। स्पेसिएशन बोले तो कि जनरली जो स्पेसिएशन है मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीशीज़ एंड डाइवर्सिटी ऑफ द न्यू स्पीशीज़, वो एक फंक्शन होता है टाइम का। जो हमारा टेम्परेट रीजन है वो हमेशा से या मोस्ट ऑफ द टाइम सब्जेक्टेड होता है फ्रीक्वेंट ग्लेसिएशन से। पास्ट में तो ऑफकोर्स रहा ही है,
है, जिसकी वजह से चेंजेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, डिस्टर्ब्ड रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जबकि इन द कॉन्ट्ररी जो हमारा ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है वो हमेशा से ही रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड रहा है फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। सो इस वजह से हमारा स्पेसिएशन को वो करता है, विच मीन्स दैट इट हैज़ गिवन इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीशीज़ डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था दैट व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट ट्रोफिक्स, और एक पॉइंट आ जाता है हमारा स्पेसिएशन, इसको मैंने समझा दिया है। नेक्स्ट इज़ ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट बोले तो जो जैसे टेम्परेट वंस हैं हमारे, वो हमेशा से ही लेस सीजनल रहे हैं, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट और प्रेडिक्टेबल रहे हैं। सो इन्होंने कांस्टेंट एनवायरनमेंट ने प्रमोट करी है निश स्पेशलाइजेशन, जो कि फाइनली क्या करती है, अनलाइक टेम्परेट वंस बोले तो कि मतलब कि जो ट्रॉपिकल हैं हमारे लेस सीजनल रहते हैं, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल रहते हैं, क्योंकि अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं। और इस तरीके के कांस्टेंट एनवायरनमेंट ने प्रमोट किया है निश स्पेशलाइजेशन, जो लीड करता है ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी, एंड देयरफॉर ट्रोफिक्स आर सो स्पेशल अबाउट ट्रोफिक लेवल आर सो स्पेशल अबाउट देयर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन। थर्ड इज़ कि क्योंकि दे आर क्लोजर टू इक्वेटर, तो वहाँ पे जो हमारी सोलर एनर्जी है वो अवेलेबल रहती है एट एवरी कॉस्ट और एक प्रॉपर इवेंट टाइम पे। सो दिस relatively contributes more solar energy. So this relatively contributes to the higher productivity, जो कि indirectly greater diversity में ही बून का काम करती है। Next is species area relationship. So species area relationship जो है वो हमें दिया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। ठीक है, ये नेचुरलिस्ट भी थे और ये जोग्राफर भी थे। इन्होंने बोला कि इन्होंने ऑब्जर्व किया इनफैक्ट कि किसी भी रीजन में, कोई भी रीजन अगर किसी भी स्पीशीज़ रिचनेस से बड़ा हुआ है तो वो इंक्रीज़ करेगा विद द इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। ठीक है, और पर ये एक लिमिट तक होता है। तो इसका इन्होंने जो ग्राफ बना के देखा स्पीशीज़ रिचनेस और एरिया का, वो निकल कर आया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, सो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया, जिसमें से जो z है, z का जो हमारा कोफिशिएंट है उसकी जो रेंज है वो 0.1 से 0.2 पर तक लाई करती है, बट इट कैन ऑल्सो बी फाउंड बिटवीन 0.6 टू 1.2 प्लस 1.15 एज वेल। ये आपको इसी पैराग्राफ में नीचे दिख जाएगा। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस क्या है इस स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की इकोसिस्टम में, दैट मतलब वाई स्पीशीज़ डाइवर्सिटी बिकम सो इम्पोर्टेंट टू अस, और अगर इसमें से कुछ स्पीशीज़ जो हैं अगर वो एक्सटेंट हो जाती हैं तो डज इट अफेक्ट्स अस, और किस लेवल तक इनका एक्सटेंशन हमें फ़र्क देगा और किस लेवल तक इनका एक्सटेंशन हमें फ़र्क नहीं देगा, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस पैराग्राफ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इकोलॉजिस्ट ने बिलीव किया है, और ये इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली शायद प्रूव भी किया हो, कि जो कम्युनिटी रिच होती है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी से वो ज़्यादा कंफर्टेबल और वो ज़्यादा स्टेबल होती है। सो कम्युनिटीज़ विद मोर स्पीशीज़ जनरली टेंड टू बी मोर स्टेबल दैन दोज विद द लेस स्पीशीज़। नेक्स्ट इज़ कोई भी स्टेबल स्पीशीज़ हमेशा टू मच वेरिएशन शो नहीं करती है। अगर वो टू मच वेरिएशन शो नहीं करेगी, इसका मतलब कि प्रोडक्टिविटी है फ्रॉम ईयर टू ईयर वो भी सही रहेगी। सो द स्टेबल कम्युनिटी शुड बी आइदर रेजिस्टेंट और रेजिलियंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस। बेशक डिस्टर्बेंसेस आए पर उनको या तो रेजिस्टेंट रहना चाहिए, रेजिलियंट रहना चाहिए, सो दैट इट डज़ नॉट शो टू मच वेरिएशन। ठीक है, इसी चीज़ को पढ़ा था किसने, डेविड टिलमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स, और उन्होंने बताया कि वो जो स्पीशीज़ लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन देती है इन बायोमास वो ज़्यादा स्टेबल होती है, विच मीन्स इंक्रीज डाइवर्सिटी कॉन्ट्रीब्यूट्स टू दी हायर प्रोडक्टिविटी प्लस अनडिस्टर्ब्ड विच रिमेन्स अनडिस्टर्ब्ड इन नेचर। अब बात आती है कि जो बायोडाइवर्सिटी जो एक्सटेंट हो रही है या उस पे हमारे पे क्या फ़र्क पड़ रहा है उसका, तो इस चीज़ को समझाया गया है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस से। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो दिया है हमारे इकोलॉजिस्ट पॉल एरलिक ने। सो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस कहता है कि सपोज एक एयरप्लेन है, एयरप्लेन को हमने कंसिडर कर लिया इकोसिस्टम, ठीक है, और उसके जितने भी पार्ट्स जॉइंट हैं जिन्होंने फाइनली इट हैज़ कंक्लूडेड टू मेक अ प्लेन, वो हमारी स्पीशीज़ है। तो जितने भी रिविट्स लगे हैं उस प्लेन को जॉइन करने में, उस प्लेन्स के पार्ट को जॉइन करने में, सो वी कॉल इट एज रिविट्स, और इनको हमने हाइपोथेटिकली मान लिया है स्पीशीज़। सो अगर हर एक पैसेंजर ट्रैवल करते टाइम एक रिविट को अपने घर ले जाता है निकाल कर, तो इसका हम कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक स्पीशीज़ जो है एक्सटेंट हो रही है। पर
एक टाइम तक अगर हम देखें तो जितने रिविट्स निकलते जाएंगे स्टार्टिंग में कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि हो सकता है क्वेश्चन अराइज होगा कि वो रिविट कितने सारे निकले हैं प्लस कौन से पार्ट से निकले हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें मिलकर प्रॉपर अफेक्ट करेगी हमारी फ़्लाइट की सेफ्टी को, विच इन टर्म्स हम क्या कह सकते हैं कि प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम को फ़र्क पड़ेगा। नाउ जितने रिविट्स हम निकालते जाएंगे, मतलब जितनी स्पीशीज़ एक्सटेंट होती जाएगी उतना प्लेन डेंजरस होता जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उतना ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी या जो हमारा नॉर्मल एनवायरनमेंट है वो डेंजरस होता जाएगा। अब बात आती है कि रिविट कहाँ से निकाले हैं, तो वो क्रिटिकल हो जाता है। लॉस ऑफ रिविट्स ऑन द विंग्स, मतलब कि जैसे कि प्लेन के विंग्स जो हैं वो डायरेक्शन देते हैं, वो उड़ने में हेल्प करते हैं, वैसे ही अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटेंट हो जाती हैं, इसका मतलब कि रियल थ्रेट आ चुका है या सीरियस थ्रेट आ चुका है इन चीज़ों पे। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें हमें अफेक्ट ज़रूर करेंगी, बेशक अभी हमें लगता हो कि एक या दो चीज़ों दो जीव से ऑर्गेनिजम्स की एक्सटेंट होने से कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में अगर हम डेटा पढ़ना चाहें IUCN 2004 का, सो IUCN के हिसाब से 2004 में जो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट हुए थे वो हैं कि एटलीस्ट 784 स्पीशीज़ जो हैं वो हमारी एक्सटेंट हो चुकी हैं, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 प्लांट्स हैं इन द लास्ट 500 ईयर्स। अब कुछ रीसेंट हैं क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं कि डोडो कहाँ से बिलोंग करता है, क्वागा कहाँ से बिलोंग करता है, थाइलेसीन कहाँ से बिलोंग करता है, प्लस आधे एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ और दी वल्नरेबल स्पीशीज़ और जिन पे पोज किया जा रहा है सीरियस थ्रेट वो स्पीशीज़ है, तो हमें लर्न होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए। सो डोडो मॉरिशस, क्वागा अफ्रीका, थाइलेसीन ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सी काउ रशिया, 3 सब स्पीशीज़ है हमारी, बाला जवन कैस्पियन, ये किसकी हैं, ये टाइगर की हैं। सो इस तरीके से ये सारी हमारी कम्प्लीटली डिसअपियर हो चुकी हैं। अब ये जो है ये जैसे 500 ईयर्स का है, तो हमारी 5th एपिसोड्स ऑफ मास एक्सटेंशन हो चुका है, ये जो चल रहा है ये हमारा 6th एपिसोड ऑफ मास एक्सटेंशन है। अब इसमें क्या डिफरेंस है पुराने वाले से इस वाले स्पीशीज़ एक्सटेंशन में, कि इस रेट जो है वो एस्टिमेट किया जा रहा है कि अगर पहले 100 था तो अब 1000 टाइम फास्टर स्पीशीज़ एक्सटेंशन हो रहा है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हाफ ऑफ ऑल द स्पीशीज़ ऑन द अर्थ माइट बी वाइप्ड आउट विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स। सो ये एक अलार्मिंग कॉल है। नेक्स्ट इज़ कि लॉस ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी या लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या लीड कर सकती है। पहला तो वो डिक्लाइन करेगी प्लांट प्रोडक्शन में, ठीक है, पहला लीड करेगी प्लांट प्रोडक्शन में। दूसरा होगा लोअर्ड रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पर्टर्बेशन, मतलब कि जैसे कि कुछ चीज़ें हमारी जैसे प्लांट्स के होने से ड्रॉट बच जाता है, फ्लड बच जाता है, तो हमारा ये वाला रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, प्लांट प्रोडक्शन कम हो जाएगा। उसके बाद increased variability in certain ecosystem processes such as plant productivity, water use, pest and disease cycle, of course यहाँ पे भी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं causes of biodiversity losses की, इसको हम evil quoted भी कहते हैं, मतलब सॉबरी क्यों बोले तो टाइटल होता है। सो अगर क्वेश्चन आता है evil quoted को एक्सप्लेन करो तो हमें पता होना चाहिए दे आर आस्किंग फॉर causes of biodiversity losses। सो पहला इज़ habitat loss and fragmentation। क्या होता है जब हम अपने यूज़ के लिए चीज़ों को काटने लगते हैं, डिफॉरेस्टेशन करने लगते हैं इन ऑर्डर टू हैव MNCs और दी बिग होटल्स और व्हाटसोएवर जो लैविश लग्जूरियस लाइफ दे हमें, वहाँ से क्या होता है कि हमारा लैंड भी हट रहा है, वहाँ की जो पॉसिबल प्लांट स्पीशीज़ है वो भी हट रही हैं। सो इस वजह से प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी तो जा ही रही है, प्लस उसकी उन पे जो निर्भर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं या जो कैटल है, जो एनिमल्स हैं, उनका भी लॉस हो रहा है, तो हैबिटेट लॉस हो जाता है, ठीक है। सो इट सेज कि 14% ऑफ द अर्थ लैंड जो है मतलब कि 14% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस जो है वो रेन फॉरेस्ट से फ़िलहाल कवर्ड है, बट पहले था, पर अभी जो है वो इट इज़ मतलब नियरली ऑफ टू 6%। तो जो पहले 14% के आसपास था वो अब 6% तक आ चुका है। क्यों? क्योंकि हमने इन चीज़ों को अपने यूज़ के लिए ले आए हैं। दूसरा जो अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट है, जिसको हम कहते हैं लंग्स ऑफ द प्लानट, अब वहाँ पर मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ को कट किया जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है। क्यों? जस्ट टू कल्टिवेट सोया बीन्स, और वहाँ पे ग्रास लैंड्स बनाए जा रहे हैं फॉर रेजिंग बीफ कैटल, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, टोटल लॉस हो रहा है हमारे लंग्स ऑफ द प्लानट और द अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट का। सो इस वजह से जब हमारा हैबिटेट जो है
व्हेन लार्ज हैबिटेट्स बोले तो जैसे कि सपोज इसी को ले लो, तुम रेन फॉरेस्ट को ले लो, तो जब ये टूटने लगते हैं और स्मॉल फ्रैगमेंट्स में बनते हैं, किसकी वजह से? हमारी खुद की वजह से, ड्यू टू द ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर जो भी हमारी माइग्रेटरी हैबिट्स चल रही हैं, या मैमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, जो एक दूसरे पे इंटरेक्ट कर रहे थे इस पूरे पर्टिकुलर एरिया में, वो बैडली अफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये लीड करता है पॉपुलेशन डिक्लाइन पे। नेक्स्ट इज़ ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का इम्पॉर्टेंट थिंग है, सस्टेनेबल यूज़ नहीं कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज हमारी जो नीड है वो अब टर्न कर चुकी है ग्रीड में, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है कि ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर एंड लग्जूरियस आइटम्स, एंड वी ऑलवेज टेकन दिस थिंग और द बायोडाइवर्सिटी सर्विसेज एज ग्रांटेड। सो इस वजह से हमें इस चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं पता है, हम इसको ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्पीशीज़ जो है वो एक्सटेंट होती जा रही है बिकॉज ऑफ दी ओवर एक्सप्लॉयटेशंस बाय ह्यूमन। जैसे कि 500 साल में क्या क्या एक्सटेंट हो गया, जस्ट हमने अभी पढ़ा था, स्टेलर सी काओ, पैसेंजर पिजन, कोआगा और डोडो फ्रॉम मॉरिशस, ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी जा रही थी। नेक्स्ट इज़ एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन। एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन, या तो हम गलती से हो जाए किसी एलियन स्पीशीज़ का मतलब इंट्रोडक्शन किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, या हम खुद से मतलब अपनी मर्ज़ी से करें, ठीक है। सो इंटेंशनली करें या अनइंटेंशनली करें या डेलिबरेटली करें, तो चीज़ें जो हैं फॉर वॉट एवर पर्पज़, इट ऑफकोर्स it harms the local residents or the local residents in terms of organism or the animals present in that particular area। जैसे कि नाइल पर्च जो है वो इंट्रोड्यूस करी गई थी, नाइल पर्च इंट्रोड्यूस करी गई थी लेक विक्टोरिया में, जो कि ईस्ट अफ्रीका में है। वहाँ पर एटलीस्ट एक्सटेंशन हो गया ऑफ मोर देन 200 स्पीशीज़ ऑफ द किकलिड फिश इन द लेक, ठीक है। तो ये हमने इंटेंशनली करी थी। दूसरा आता है हमारा, जैसे कि हमारी कैरेट ग्रास है, पार्थेनियम, लैंटना, वाटर हाइसिंथ, इन सब ने हमारा नुकसान ही किया है। दूसरा इज़ कि एक अफ्रीकन कैटफिश है जो हमने एक्वा कल्चर के लिए इंट्रोड्यूस करी थी रिवर में, उस अफ्रीकन कैटफिश का नाम है क्लारियस गैरीपिनस। अब इसके प्रेजेंस से जो हमारी इंडिजिनस फिशेस थी, कैटफिशेस जो उस रिवर में पोज कर रही थी, अब उन पे बहुत ज़्यादा थ्रेट आ चुका है। नेक्स्ट इज़ को एक्सटेंशंस। को एक्सटेंशंस में क्या होता है, जैसे कि जब एक स्पीशीज़ इंटरेक्ट करती है दूसरी स्पीशीज़ के साथ, और इन ऑर्डर टू eliminate the competition between them, either for the resources or for food or for space or for whatsoever reason, वो क्या करते हैं, कोएग्जिस्ट करने लगते हैं। अब सपोज़ करो अगर ये कोएग्जिस्ट कर रहे हैं और इनमें से एक भी चीज़ जो है वो एलिमिनेट कर दी जाए, दैट मीन्स जो भी उस पर डिपेंडेंट थे और जो भी उससे इंटरेक्ट कर रहे थे वो चीज़ें भी साइमल्टेनियसली हमारी एलिमिनेट हो जाएंगी। अगर हम एग्जांपल लें प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म का, प्लांट हटा देंगे तो बीज भी हट जाएंगी और द पॉलिनेशन जो भी हमारे इंसेक्ट्स हैं वो सब हट जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे। सो इस तरीके से जो हमारा जो एक रिलेशन है बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट का, वो एक ही फेट को मतलब मीट करेगा, एक ही फेट को मीट करेगा, मतलब कि अगर एक एक्सटेंट हो रहा है तो दूसरा भी एक्सटेंट अल्टीमेटली हो ही जाएगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। इसके 3 कैटेगरीज हमने ग्रुप करे हैं। पहला हो जाता है हमारा नैरोली यूटिलिटेरियन, नेक्स्ट इज़ ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड एथिकल। सो नैरोली यूटिलिटेरियन में एक बात होती है कि ये तो बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। वाई? बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन दिस। हमारी जो मेडिसिनल चीज़ें हैं वो हमारी प्लांट से आती हैं, जो हमारा कंस्ट्रक्शन है वो इनकी हेल्प से हो रहा है, हमारी बायोडाइवर्सिटी की हेल्प से। उसके बाद जो फूड है, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे कि टैनिन्स, लुब्रिकेंट, डाइज, रेजिन्स, परफ्यूम्स, मेकअप किट एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब इन्होंने आगे और मतलब इसी चीज़ पे और एम्फेसिस देने के लिए बोला है कि 25% ऑफ दी ड्रग्स जो हैं जो करंटली सोल्ड हो रहे हैं मार्केट में वर्ल्ड वाइड, वो सारे प्लांट से ही तो निकल कर आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है नैरोली यूटिलिटेरियन की हम बात करते हैं कि दिस इज़ सो ऑब्वियस कि ह्यूमन की जितनी भी ड्राइव है वो काउंटलेसली डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट देती हैं, और कहाँ से आती हैं, सारी इस बायोडाइवर्सिटी से ही तो आती हैं। नेक्स्ट इज़ ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। सो यहाँ पर बात होती है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, किस चीज़ में, जो हमें नेचर प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि हमारा अमेज़ॉन फॉरेस्ट है, वो 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन अर्थ एटमॉस्फेयर में जो आ रही है वो हमें इसके उसमें से मतलब इसके थ्रू हमें मिल रही है। जैसे कि पॉलिनेशन है,
वो अगर बाय इन द सेंस कि अगर पॉलिनेशन नहीं होता तो वी कुड हैव नेवर गॉट एनी सीड और दी फ्रूट्स वी ईट, और जो प्लांट प्रोडक्शन है वो नहीं होता, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द अदर सर्विसेज जो इकोसिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कुछ एस्थेटिक वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, एस्थेटिक प्लेजर आ जाता है, जैसे कि बारिश का होना, कोयल की आवाज़ सुनना, या गीली घासों में घूमना। तो ये सारी हमारी एस्थेटिक प्लेजर्स को ऐड करती है। स्प्रिंग में फ्लावर्स का ब्लूम होना, तो ये सब ब्रॉडली यूटिलिटेरियन वैल्यूज़ में आ जाता है। नेक्स्ट इज़ एथिकल। एथिकल बोले तो कि एक मॉरल वैल्यू बन जाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, और क्योंकि हम ये चीज़ें समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम ये पढ़ पा रहे हैं, तो स्पेशली ह्यूमंस की, कि दिस बिकम्स अ मॉरल ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ द वेल बींग। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो बायोडाइवर्सिटी आज जिस बायोडाइवर्सिटी रिचनेस का हम फ़ायदा उठा पा रहे हैं, इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि हम यही चीज़ एक सहेज कर एक एक लेगेसी में आगे फ्यूचर जनरेशन को प्रोवाइड करें। प्लस एक और चीज़ हो जाती है, वो ये हो जाती है कि it's not only us that we are surviving on the planet, there are microbes and lots of species जो इंटरेक्ट करती हैं अर्थ पे। सो वी ओ टू मिलियन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब स्पीशीज विद whom we share this planet, because this is not only our planet but we share space with so many other organisms. We studied that why should we conserve the biodiversity. Now we have to study that how do we conserve the biodiversity. So यहाँ पे हमारी दो approaches है, एक है हमारी in situ conservation और एक है हमारी ex situ conservation. So in situ conservation में क्या होता है कि suppose हमें टाइगर को बचाना है, ठीक है, वो endemic species है हमारी, तो हम in order to save tigers we will save the entire forest. आप समझ रहे हो? In order to save the tiger we will save the entire forest for the tigers to make sure कि वो सही रहें। इसको हम कहते हैं इन सिटू कॉन्जर्वेशन, मतलब कि ऑन साइट कॉन्जर्वेशन, कि फॉरेस्ट को ही बचा लो, तो ये हमारी ऑन साइट कॉन्जर्वेशन हो जाती है। ऑन द कॉन्ट्ररी कि अगर कोई स्पेसिफिक एनिमल या कोई एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, वो एक जगह है, तो हम क्या करेंगे, उसको वहाँ से निकाल कर एक पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरिया में जाकर रख देंगे। तो किसी भी स्पीशीज़ का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने नॉर्मल हैबिटेट से निकल कर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में लाकर रखना, उसको हम कहते हैं एक्स सिटू, मतलब कि ऑफ साइट कॉन्जर्वेशन, ठीक है। इन सिटू में क्या होता है, ओके सो इन सिटू में क्या होता है कि हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा एरिया है या उस एरिया में से कौन सी हमारी स्पीशीज़ है विच आर अंडर थ्रेट, ठीक है, या हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म पे है वो। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन करार कर देंगे या उनको नाम दे देंगे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो इसका मतलब ये है कि इन एरियाज़ पे स्पेशल प्रोटेक्शन रखनी है इस फुल एरिया पे, नॉट ओनली द स्पीशीज इनसाइड देम बट ऑफ द होल एरिया। अब यहाँ पे वर्ल्ड में एटलीस्ट 34 हॉटस्पॉट्स दिए गए हैं, मतलब कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स रीजन बनाए गए हैं, जिसमें से 3 जो हैं उनकी हम अगर बात करें तो है हमारी वेस्टर्न घाट्स इन श्रीलंका, इंडो बर्मा रीजन एंड हिमालय रीजन। ये जो हमारे कंट्री के एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी एरियाज़ में आते हैं। ऑल्दो इनका जो लैंड एरिया, मतलब अर्थ का लैंड एरिया, ये 2% में ही कवर करते हैं, पर इनमें जो भी हमारी जो भी स्पीशीज़ या जो भी बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत एनरिच्ड है, ठीक है, एक्सट्रीमली हाई है। तो अगर इनका एक्सटेंशन हो जाता है तो ऑलमोस्ट 30% ऑफ दी बायोडाइवर्सिटी का एक्सटेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ जैसे इंडिया है, हमने बात करी ऑन साइट कॉन्जर्वेशन की, ठीक है। तो जैसे इंडिया है, इंडिया में वी हैव बायोस्फीयर रिजर्व्स, अभी करंटली वी हैव 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 90 नेशनल पार्क्स, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब क्वेश्चन ये आता है कि कुछ एग्जाम्पल्स दे देंगे, सपोज बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, देन वी हैव जू, बॉटनिकल गार्डन एंड वाइल्ड लाइफ सफारी। अब क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि इनमें से हमारा इन सिटू कॉन्जर्वेशन कौन सा दिखा रहा है, सो इट विल बी बायोस्फीयर रिजर्व। सो ये हमारे एग्जाम्पल्स हमें अच्छे से लर्न होने चाहिए। दिस विल इंक्लूड बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। उनमें से हम क्या कहते हैं कि कुछ सेक्रेड ग्रूव्स होते हैं, मतलब कि बिकॉज इंडिया जो है वो एक ट्रेडिशनल, एक कल्चरल लुक हमेशा देती है अपनी किसी भी चीज़ को। सो सेक्रेड ग्रूव्स फाउंड होते हैं, जैसे कि खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र एंड दी सरगुजा, चंदा और बस्तर रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्स सिटू कॉन्जर्वेशन। एक्स सिटू कॉन्जर्वेशन मतलब कि वहाँ से
थ्रेटेंड एनिमल्स या प्लांट्स को निकालकर उनके नेचुरल हैबिटेट से निकालकर उनको एक स्पेशल सेटिंग में बिठा देना। यहाँ पे हमारे एग्जांपल्स आते हैं जैसे कि बोटानिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सफारी। ओके तो हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पर इट्स नॉट ओनली कि हम उनको एक जगह से उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल कर दूसरी जगह हम उनको प्रोक्योर करके प्रोटेक्ट कर लें। द थिंग इज़ कि हम उनके गैमीट्स को भी निकाल कर वी कैन थ्रेटन स्पीशीज़ के गैमीट्स जो है वो हम प्रिजर्व कर सकते हैं इन वायबल कंडीशंस या फिर क्रायो प्रेजर्वेशन टेक्निक के साथ। उसके अलावा एग्स जो है वो फर्टिलाइज हो सकते हैं इन विट्रो कंडीशन एज वेल। हम जैसे अगर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स तो उसकी जो सीड प्रोपिग्यूल्स हैं उनको हम टिश्यू कल्चर मेथड से आगे बढ़ा भी सकते हैं, नहीं तो सीड बैंक में हमेशा कंजर्व करके तो रख ही सकते हैं। ठीक है, द मेन इंपॉर्टेंट लाइन इज़ कि जो बायोडाइवर्सिटी है इन पे कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं होती है। क्योंकि ये इस पे कोई पॉलिटिकल मुद्दा बना नहीं सकते। वाई? बिकॉज बायोडाइवर्सिटी इज़ वन फॉर एंड फॉर ऑल, राइट? इट्स नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस बट वी शेयर विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्पीशीज़ अराउंड अस। सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसको कंजर्व करके रखने का। तो जो हमारी 1992 में द अर्थ समिट हुई थी, 1992 में अर्थ समिट हुई थी इन रायो डी जेनेरियो में। वहाँ पे बात करी गई थी, अप्रोप्रिएट मेजर्स बताए गए थे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड समिट हुई थी हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, जो 2002 में हुई थी, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई थी। वहाँ पे 190 कंट्रीज़ ने प्लेज लिया था और कमिट किया था कि 2010 तक हम इस चीज़ को पूरा करके दिखाएंगे। बट here we are in 2021, let's see कितना कमिट हुआ होगा कितना नहीं हुआ होगा, because we are still fighting for the biodiversity प्रोटेक्शन और इनका जो एक्सटेंशन हो रहा है इन सब के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। दिस इज़ हाउ द चैप्टर एंड्स। आई रियली होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।